प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। मुझे पता है आपको इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। सर आपने वेक्टर्स पढ़ा दिया है, 3D कब आएगा, 3D कब आएगा। मैं कोई पोस्ट लगा दूं, मैं स्टोरी लगा दूं, मैं इंस्टाग्राम पर फोटो डाल दूं, मैं कोई रील डाल दूं, या मैं 10th के लिए अगर कोई यूट्यूब पर वो डाल रहा हूं लेक्चर, मैं कॉमर्स एंड फन पर कुछ डाल रहा हूं, तो वहां पर भी एक ही कमेंट है, सर कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो सबसे पहले तो हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा कि मैंने कुछ दिन डिले कर दिया इस लेक्चर को ड्यू टू सम इश्यूज। वो क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ है, आपको पता ही है। तो क्रैश कोर्स को एक बारी बस थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हमने अपनी जी जान झोंक रखी है उसके अंदर। तो और 12th वाले बच्चा बहुत बहुत ज्यादा इसका फायदा उठा रहा है। तो वहां पर थोड़े से ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमारे जा रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम हमें कम मिल रहा था। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, आगे इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि टाइमली आप तक लेक्चर पहुंच पाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। सबसे पहले तो आपको मुझे अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में यह बताना है, क्या आप लोगों ने वेक्टर्स चैप्टर पढ़ लिया है, हां या ना। वेक्टर्स चैप्टर का लिंक ये यहां पर देख रहे हो, ये थंबनेल आपको यहां पर मैं लगा देता हूं, एडिटर भाई साहब लगा देना। और थंबनेल तो आपने देख लिया, लेक्चर का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। वरना इससे पहले वाला जो लेक्चर मेरा 12th स्टैंडर्ड का आया था, वो वेक्टर्स का आया था। आई होप आप लोगों ने देख लिया हो, क्योंकि वहां पर भी मैंने चिल्ला चिल्ला कर बोला था, मेरी ये दिखाई दे रही थी नस कि भैया वेक्टर चैप्टर अगर नहीं आता तो आप 3D छू भी नहीं पाओगे। देखो मैं छू भी नहीं पा रहा हूं, तो मैं तो छू सकता हूं, मुझे तो आता है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आगे कह सकते हो अ पार्ट ऑफ वेक्टर ही है। पहला टॉपिक अगर मैं आपको दिखाऊंगा, पहला टॉपिक आता है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर आपने पढ़ा है। यहां पर बस डायरेक्शन कोसाइन एंड रेशियोज ऑफ वेक्टर की जगह लाइन हो जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूं 99.99% सेम है। अगर आपको वेक्टर नहीं आता तो आप नहीं पढ़ पाओगे, तो वहां जाकर वेक्टर का मेजॉरिटी पार्ट आप सारा का सारा पढ़ाओ, फिर इस चैप्टर को करने में आपको बहुत मजा आएगा। तो कमेंट में जरूर बताना कि किस किसने वेक्टर कर लिया। जिसने वेक्टर कर लिया, वन शॉट देख लिया, मजा आ गया, अलॉटेड होमवर्क कर लिया, तो एक प्यारा सा हर्ट दे दो, प्यारा सा हर्ट दे दो। लाल रंग वाला देना, हरे रंग वाला मत देना, लाल रंग वाले हर्ट दे दो, कि ताकि मैं समझ पाऊं कि कितने बच्चों ने वेक्टर चैप्टर कर लिया। जब इस वीडियो को मैं प्रीमियर कर रहा हूंगा तो मेरे को हर्ट ही हर्ट दिखने चाहिए। देख लो भाई, ये वादा तुम्हें भी करना पड़ेगा आज। चलो, तो आज इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले। पहले तो सारे कॉन्सेप्ट वो तुम जानते ही हो, पूरी एनसीईआरटी, ये भी तुम अपने भाई का नेचर जानते हो, पूरी की पूरी एनसीईआरटी मैं करा देता हूं। लेकिन कुछ एनसीईआरटी के ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनका क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन वो हर साल पूछे जाते हैं। 2024 उठा लो, सीबीएस हैंडल पर उठा लो, वहां ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। हाल ही में कुछ बच्चों ने अपना प्री बोर्ड तो चल ही रहे हैं, तुम्हारे प्री बोर्ड दिखाया, तो वहां पर भी वही सेम क्वेश्चन जो मेरे आज के यहां पर है, वो ऑलरेडी आ रखा है, ऑलरेडी आ रहे हैं। आप भी रिलेट करोगे, सर ये क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ऑब्वियस बात है, उसके लिए तुमको थोड़ा एंड तक वेट करना पड़ेगा। गॉट इट। चलो, तो शुरू करते हैं बेटा हम अपना 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर। इसके अंदर ना पहले बिफोर कोविड 2 टॉपिक हुआ करते थे, एक होता था लाइन और एक होता था प्लेन। सीबीएसई ने प्लेन हटा दिया है, हम करेंगे नहीं करेंगे वो भी हम देखते हैं। लाइन को पढ़ने के लिए 2 चीजें आनी चाहिए, वो है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो क्या है, हल्का सा रिवाइज करा देता हूं। डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या होता था, जिस डायरेक्शन में वेक्टर आपका फ्लो कर रहा है। तो यानी अगर लाइन इस डायरेक्शन में जा रही तो उसके डायरेक्शन की बात होती थी। रेशियो मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप के पड़ोसी, ठीक है ना। उन डायरेक्शन रेशियो से, बहुत डीप नॉलेज चाहिए, वेक्टर चैप्टर देख लो। उन डायरेक्शन रेशियो की मदद से आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता था LMN। मान लो डायरेक्शन रेशियोज आपके दे रखे हैं बेटा, लेट से A दे रखा है, B दे रखा है और C दे रखा है, ये दे रखे हैं आपके डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, ये होता है L यानी कॉस अल्फा। कैसे आता था, A अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ऐसे होता था। और मैग्नीट्यूड कैसे निकलता था, डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम का रूट, ठीक है जी, ऐसे आ गया। ऐसे ही M क्या होता था भैया,
कॉस बीटा, याद आ जाएगा तुमको अगर पढ़ के आए हो तो। याद आ गया तो भैया हर्ट दे दो फटाफट से, याद आ गया तो हर्ट दे दो। अच्छा, एक सर्वे मैं और करना चाहूंगा यहां पर, कितने बच्चों के प्री बोर्ड हो गए हैं, कितनों के चल रहे हैं, कितनों के होने वाले हैं? हो गए, चल रहे हैं, होने वाले हैं। और होने वाले अपने बच्चे अपनी डेट लिखेंगे। मुझे एक सर्वे करना है कि ताकि मैं लाइव क्लासेस का एक शेड्यूल बना सकूं। ठीक है जी, चलो थैंक यू अगर आप ये लिख रहे हो तो। यहां पर बात करेंगे तो हमें ये भी पता था बेटा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर है बेटा? 1 के बराबर है जी। ये दो बातें अगर आपको आती है तो आप पहली एक्सरसाइज कर सकते हो मेरी बिना मदद के। तो पहली एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है और 5 ही एग्जाम्पल है। मैं यहां लेकर आया हूं 5 एग्जाम्पल, हूबहू है 5 क्वेश्चन, वो आप करोगे। ठीक है जी, आ जाओ। पहला क्वेश्चन कह रहे एक लाइन जो है वो एंगल बना रही है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन कोसाइन होते क्या थे? पहले देखो, डायरेक्शन एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। एंगल मेड बाय वेक्टर था, यहां लाइन बोलेंगे हम बस। एंगल मेड बाय लाइन विद एक्स एक्सिस, विद वाई एक्सिस, विद जेड एक्सिस। याद आ गया? वो होते थे अल्फा, बीटा, गामा। उनकी कॉस वैल्यू को क्या कहते थे आप? डायरेक्शन कोसाइन। तो यहां पर अगर आपको एल निकालना है तो वो क्या दे रखा है? कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। आपको एम निकालना है, वो है कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ। एन निकालना है कॉस 30, गामा हो गया। तो ये आ गया भैया √3/2। यही आपको निकालने थे, खत्म, इतना ही। 1 मार्कर क्वेश्चन। अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियो दिस, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने। तो क्या हो गया भैया? 2 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो भैया हमारे एल की वैल्यू क्या आ गई? 2 अपॉन में 3। कुछ लोग यहां पे प्लस माइनस लगा देते हैं, आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा। ऐसे ही m की बात करूंगा तो -1 अपॉन में 3, n की बात करूंगा -2 अपॉन में 3। ऐसे आ गया जी, सही है जी। बेसिक बेसिक वेरी बेसिक। और देखेंगे डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं ऑफ अ लाइन। तो सबसे पहले सीखो, अगर मुझे एक लाइन पर, देखो थोड़ा फास्ट में इसलिए चल रहा हूं, मुझे पता है बोल रहे हैं भाई बहुत तेज निकल गया, तो क्योंकि ये टॉपिक बहुत पुराना है, आपको वेक्टर में आता है, इसकी नीड ही नहीं है। एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है, मान को क्या है? -2 है, 4 है, -5 है। दूसरा पॉइंट क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। आप इसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालोगे? ये भी हमने वेक्टर चैप्टर में निकाला है। कैसे होते हैं बेटा हमारे? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। देखो पेपर में आपको ना ज्यादा पता नहीं चल पाएगा ये 3D का क्वेश्चन है या वेक्टर का। सिर्फ एक ही लाइन बता पा रही है, वो है लाइन। एक ही वर्ड बता पा रहा है, वो क्या है? लाइन। अगर यहां वेक्टर होता तो मैं क्या लिखता? x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, z2 - z1 k कैप। अब i कैप, j कैप, k कैप का जो पड़ोसी होता है वो होता है हमारा डायरेक्शन रेशियोज। ये हमने पढ़ा था। यहां पर हमें सीधा डायरेक्शन रेशियोज ही निकालना, कोई वेक्टर वुक्टर की जरूरत नहीं है। तो 1 - -+2 ये आया पहला, दूसरा आया 2 - 4 और तीसरा 3 -−+5। तो ये आ गया 3 -2 एंड 8। ये क्या है बेटा? हमारे डायरेक्शन रेशियोज। अब इससे आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के लिए आप क्या करोगे? 3 अपॉन में मैग्नीट्यूड, 9 + 4 + 64 कर लोगे। जो भी आंसर आएगा, इससे L निकल गया, ऐसे ही M निकाल लेना, ऐसे ही N निकाल लेना, कॉमेंट में फेंक दो आंसर फटाफट से। सही है जी, ओके बच्चों। फिर आता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देखो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, पहले बात करते हैं एक्स एक्सिस की। तो आप लोगों ने अगर मुझसे ही 3D पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, तो मैं एक बात बोलता था, बच्चे उसको स्लोगन भी बना दिया उन्होंने तो आजकल, कि जो दिखता है वो है, जो नहीं दिखता वो 0। तो एक्स एक्सिस में एक्स दिख रहा है, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो होता है a0 0। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता था? चलो a0 0
तो उसका डायरेक्शन रेशियो भी क्या हो जाएगा बेटा, a0 0। डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा बेटा 1 0 0। ऐसे y एक्सिस का देखोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 0 1 0, और z एक्सिस का क्या आ जाएगा बेटा 0 0 1। इसको समझने से ज्यादा याद रखो। जैसे आपने अपने जीवन में याद रख रखा है कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल्स टू 0 या y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल्स टू 0। कारण बहुत सारे हैं लेकिन हम इसको सबकॉन्शियसली याद ही कर लेते हैं, इस्तेमाल होता है क्वेश्चन में। तो ऐसे ही एक x एक्सिस है, उसके ऊपर सारे पॉइंट क्या होंगे बेटा a, 0, 0। तो यहां पर डायरेक्शन कोसाइन अगर आप वैसे भी देखो तो x एक्सिस सिर्फ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, सिर्फ 90 डिग्री या शून्य cos 0 बन रहा है, cos 0 cos 90 cos 90, ठीक है ना। अगर x एक्सिस की बात करेंगे तो एंगल x एक्सिस के साथ कितना बन रहा है 0, y के साथ कितना बन रहा है 90, और z के साथ भी कितना बन रहा है 90। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। ऐसे भी समझ सकते हो, डायरेक्शन रेशियो के कारण से भी समझ सकते हो। मैं कह रहा हूं नहीं समझ रहे कोई काम नहीं है बेटा, याद कर लो, ठीक है ना। खास करके कॉमर्स वाले बच्चे तो याद ही कर ले, ठीक है जी। चलो फिर आता है शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये हमने वहां भी पढ़ा था। अब देखो जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल या इक्वल, पढ़ाया था बेटा। देखो तो पहले हम निकाल रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी, क्या हो जाएगा 1 -5 और 7, सही है जी। फिर आप निकालोगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन बी सी, क्या हो जाएगा BC में, ये आ गया 2, ये आ गया बेटा हमारा 3 - 1 कितना हो गया 2, अच्छा ये -1 होगा, तो ये आ गया बेटा हमारा 10, और ये आ गया बेटा हमारा कितना -14। तो अगर आप देखोगे, अब आप देखोगे A1 अपॉन में A2 कितना आया बेटा -1/2, B1 अपॉन में B2 भी कितना आया -5/10 यानी -1/2, और C1 अपॉन में C2 ये भी कितना आ गया -1/2। देयरफॉर A B C आर पैरेलल भी हो सकते। देखो पैरेलल और कोलिनियर का कंडीशन सेम थी, बताया गया था आर कोलिनियर। पैरेलल लाइन और कोलिनियर लाइन की कंडीशन जो होती है बच्चों वो हमेशा सदैव क्या होती है, सेम। डायरेक्शन रेशियोज क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए, सही है जी बेटा। ये सारी की सारी बातें ना हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं। अगर इफ इन केस आप यहां तक पहुंच चुके हो तो आप अब अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हो। फर्स्ट एक्सरसाइज ये आप कंप्लीट कर सकते हो। 5 एग्जांपल मैंने करा दिए, 4-5 ही क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है बेटा हल्का सा भी आपको लगा कि यार ये तो क्या ही हो रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा, तो यानी वेक्टर कमजोर है बेटा। तो वेक्टर का स्टार्टिंग वाला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मतलब पहले मेरे लेक्चर का आधा पौना घंटा मान के चल सकते हो, वो आपको समझना पड़ेगा, जहां मैंने डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइन को बहुत डेप्थ में पढ़ाया है। मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि बच्चे ना 3D का मार्क्स देखकर ना सबसे पहले यहीं आ जाते हैं कि 3D की मार्किंग एज कंपेयर टू, मतलब मार्किंग स्कीम के हिसाब से ज्यादा है वेक्टर से। तो अब वो बच्चे क्या कहते हैं कि जी हम तो ये ज्यादा स्कोरिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे, और ये आसान भी लगता है बच्चों को क्योंकि ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती। क्वेश्चन फिर भी हो जाएंगे याद करके क्रैम करके, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 0 रह जाती है। फिर वो आपको CUT में भी दिक्कत देगा और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में भी दिक्कत देगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, या रिक्वेस्ट कह लो आदेश कह लो, अब तो मैं तुमको आदेश भी दे सकता हूं, इतना हक तो है मुझे कि पहले वेक्टर प्रिपेयर करो बच्चों, ठीक है ना, उसके बाद ये। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं जी हम पहले कॉन्सेप्ट पर ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था स्ट्रेट लाइंस। वहां पर आपने लाइन की इक्वेशन बनानी सीखी थी, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ये बहुत सारी फॉर्म्स पढ़ी थी आपने, y - y1 स्लोप x - y(x1). तो हम वहां पर हमारा क्या काम होता था, मेन उद्देश्य होता था हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लेकिन वो लाइन कौन सी होती थी, जो
प्लेन पर बनती थी, स्पेस पे नहीं। हमने वो 2D ज्योमेट्री पे पढ़ा था, यहां हम पढ़ रहे हैं 3D ज्योमेट्री पर। तो अगर एक लाइन, जैसे ये स्पेस है, आप देख पा रहे हो ना, एक स्पेस है, एक पॉइंट ये रहा, देख रहे हो, एक पॉइंट ये रहा। अब स्पेस में अगर मैं एक लाइन खींचूं, अब इसके पॉइंट जो होंगे वो x1 y1 z1 होंगे, x और y नहीं होगा, x1 y1 z1, क्योंकि 3D है। और इसके क्या होंगे, x2 y2 और z2। तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी, हमें यह जानना है। कोविड से पहले 2 रास्ते होते थे, अब एक ही रास्ता बचा। मैं कह रहा हूं ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत आसान कर दिया गया है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस, ठीक है ना, तो उसके लिए तुमको ये वाला याद करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस, ये याद रखना। तो हम 3D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला और आखिरी टॉपिक आता है वो ये आता है, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट। हमें क्या चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए और पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। यहां ऊपर ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी। मान लो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, आपको इसके ऊपर एक पॉइंट पता होना चाहिए, जैसे A1, B1 और C1। सही है जी, आपको इसके ऊपर एक पॉइंट पता होना चाहिए, क्लियर है। और A1 B1 C1 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप। और इसके पैरेलल एक वेक्टर पता होना चाहिए जिसका नाम होगा बी वेक्टर। क्या पता होना चाहिए, बी वेक्टर, ठीक है ना। अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इसके पैरेलल एक वेक्टर हमको पता होगा, तभी मैं इक्वेशन निकाल पाऊंगा, वरना नहीं। तो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इसके ऊपर एक पॉइंट पता होना चाहिए और यहां पर एक क्या पता होना चाहिए, पैरेलल वेक्टर। कहीं भी हो सकता है पैरेलल वेक्टर, स्पेस है बेटा ये, तो कहीं भी हो सकता है पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन, अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है बेटा, वो 2D के अंदर तो एक ही फॉर्म की होती है, लेकिन 3D के अंदर 2 फॉर्म की होती है। एक होती है वेक्टर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप, और एक होती है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, ये फॉर्म होती है विदाउट आई कैप, जे कैप, के कैप, जो कोऑर्डिनेट पर खेलती है, समझो। तो इसका फॉर्मूला है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। अब लेमडा इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि वो पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी कौन सी फॉर्म, कौन सी फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। पहले एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, आओ फिर आते हैं दोबारा। एक एग्जांपल उठाया, कह रहे फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस, ठीक है जी। तो हमें फिगर तो बनानी नहीं है पेपर में, ध्यान रखना भाई साहब, आपको समझाने के लिए कर रहा है उशांक। 5 2 -4, 5 2 -4 विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, इस वेक्टर के पैरेलल है जो है 3i कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, ठीक है जी। ये आया। देखो फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म निकालूं, इसी क्वेश्चन में कार्टेशियन भी निकाल देंगे, पहले ठीक तो लो। ये क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है भैया हमारा, 5i कैप, 2j कैप माइनस 4k कैप। अगर आपको वेक्टर आता है तो आप बात समझ पाओगे, ये ए पॉइंट का, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना, प्लस लेमडा बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है बेटा हमारा, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, ठीक है ना। कौन कहता है मैथमेटिक्स मुश्किल है, देखो हो गया, यही आंसर है, इसी के तुमको ढेरों नंबर मिल जाएंगे, जितने का भी आएगा। हो गया क्वेश्चन खत्म, इससे आगे आपको सॉल्व भी नहीं करना है, इसे कोई सॉल्व करने की नीड नहीं है, यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। थम्स अप देते जाओ भाई साहब, समझ में आ रहा है, हैशटैग समझ में आ रहा है, थम्स अप, टाइम स्टैम्प डालकर, सर बिल्कुल क्लियर हो गया, मजा आ गया सर। पॉइंट प्लस लेमडा पैरेलल वेक्टर, इतना याद रखना है, खत्म, ठीक है। फिर आता है इसकी कार्टेशियन फॉर्म, पीछे चलते हैं। तो इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वो क्या होती है, समझाता हूं। वो होती है x माइनस, इसको ना हम क्या करते हैं आपको अच्छे समझाने के लिए कि ताकि बुक से भी मैच हो जाए बेटा, ठीक है ना, वरना बच्चे कुछ और याद किया होगा बच्चों ने। तो ये x1 y1 और ये है z1,
ठीक है, और जो बी वेक्टर है वो है ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। हमारी किताबों में ये एबीसी यहां यूज किया, x1 y1 z1 वहां यूज किया है। बच्चा किताब देख के कंफ्यूज ना हो जाए, मुझे तो फॉर्मूला लिखना ही है। क्या है? x, फॉर्मूला देखना भैया अनोखा है थोड़ा सा, x माइनस x1 अपॉन में a। x तो x ही रहेगा भाई, इक्वेशन में x नहीं आएगा तो क्या आएगा, ठीक है ना, x तो x ही रहेगा, माइनस x1 यानी पॉइंट अपॉन में a यानी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर, इक्वल्स टू, ध्यान रहे, y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल्स टू, दो इक्वल्स टू आएंगे, z माइनस z1 अपॉन में c। ये देखो जी, ये है जी फॉर्मूला हमारा कार्टेशियन का। इसमें कहीं आपको आई कैप, जे कैप, के कैप नजर नहीं आने वाला। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, क्या करना है, देखो देखो देखो, अगर मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखता हूं, कार्टेशियन फॉर्म लिखता हूं, आओ लिखें। कार्टेशियन फॉर्म क्या कह रही है प्यारे बच्चों? वो कह रही है, आर तो आएगा नहीं, एक्स माइनस पॉइंट क्या है 5, पैरेलल वेक्टर क्या है ये रहा, तो उसका डायरेक्शन रेशियो आ गया 3, y माइनस 2 अपॉन में कितना आ गया 2, और z माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन में आ गया जी माइनस। और ऐसे ही छोड़ना, कोई पंगे लेने की नीड नहीं है, यही हमारा आंसर है, पूरे बटा पूरे नंबर, पूरे बटा पूरे नंबर। देख लो भाई, 21 मिनट में पहला टॉपिक क्लियर भी हो गया, समझ रहे हो? मजाक चैप्टर है पर इंपॉर्टेंट है, सही है बेटा। तो यहां पर आ गया x माइनस 5y 3, 5 ये रहा, 3 ये रहा, ऊपर आएगा पॉइंट, नीचे आएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर। बात समझ में आ गई? ये है भैया क्वेश्चन, क्लियर है? अच्छा, मैं आज इस चैप्टर को पढ़ाने कैसे वाला हूं ये भी मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूं। अभी तक क्या होता था, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, लेकिन आज इस चैप्टर के अंदर हम पहले करेंगे कॉन्सेप्ट और उसका एक क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट उसका एक क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट उसका एक क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले हम सारे कॉन्सेप्ट वो कर लेंगे कंप्लीट फटाफट से, पहले आधे पौने घंटे में, और फिर चलेंगे रैपिडली क्वेश्चन। रैपिडली क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो PYQs हैं, और मैं आपको बता दूं, ये बात आप जानते हो कि PYQs जो मैं लेकर आता हूं, मेरी मदद कौन करता है PYQ लेकर आने में? वो है शिवदास। अभी हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपका सिलेबस जैसे सबका ऑलमोस्ट खत्म हो गया यार, YT मैंने खत्म करा दिया, तो आप शिवदास के चैनल पर ले सकते हो। मेरे ऑफलाइन के बच्चे ढेरों डाउट पूछते हैं इससे, मेरे पेड बैच के बच्चे। किताब अच्छी है नो डाउट, तो डंके की चोट पर यह चिल्लाकर बोलना कि किताब खरीद लो कोई गलत बात नहीं है। 5 सुपारी वो तो नहीं बेच रहा ना बेटा, मैं बेच तो रही नहीं हूं, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, लेना ना लेना आपके ऊपर है, लेकिन ये 45 पेपरों की किताब है, आप लोगे तो आपका फायदा ही फायदा होगा। PYQs भरे पड़े हैं और इनके भी खुद क्या है, प्रोपोज्ड सैंपल पेपर है, ठीक है ना। तो अभी इसके ऊपर से हम बहुत क्वेश्चन करेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कहां से लेकर आया हूं, ठीक है ना। फिलहाल हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, वो आता है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ये लाल रंग का कैसे रह गया, हमने तो उसको पीला किया था। चलो, तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, अब दो लाइन्स के बीच में एंगल आप कैसे निकालोगे? सर जैसे दो वेक्टर के बीच में निकालते थे वैसे ही निकाल देना। आओ देखो, दो वेक्टर के बीच में निकालते थे ना, वैसे ही निकालना है सेम। आओ देखो 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 देखो, क्या है, पहली लाइन की इक्वेशन है हमारी a प्लस लेमडा बी। अब यहां दो लाइनें आ गई हैं, तो A1 और B1 कर लेते हैं, ठीक है ना, और A2 और B2 कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी दो लाइनें। अब इनके बीच में जो एंगल है वही है सेम भाई साहब। समझना चाहते हो, डीपली जाके समझना चाहते हो, आओ समझाता हूं। देखो, ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं, ठीक है जी, ये दो लाइंस हैं, इनके बीच का एंगल निकालना है। ओके, मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है, थीटा। अब वैसे देखा जाए कॉमन सेंस क्या कहती है, सर थीटा तो दो होने चाहिए भाई। एंगल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है सर, बात तो है। तो हम दोनों एंगल निकालेंगे, हमेशा दो ही निकाल रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, सर ये जो लाइन है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है cos थीटा इज इक्वल्स टू B1 डॉट B2 अपॉन में
मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और मैग्नीट्यूड ऑफ B2। सर कुछ तो नया पढ़ा दो सर, वही ये चल रहा वेक्टर, वेक्टर में पढ़ा था सर A डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, वही आपने यहां पर चेप दिया, तो अच्छी बात है बुरी बात है, तो चेप दिया तो चेप दिया। अब देखो हम वेक्टर वाला ही फॉर्मूला क्यों लगा रहे जबकि यहां तो लाइन है, आओ समझ देते हैं। समझने के लिए 1 मिनट लगाऊंगा समझने के लिए। देखो तो अब ये L1 है, तो L1 का कोई पैरेलल वेक्टर होगा कि नहीं होगा? L1 का कोई पैरेलल वेक्टर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसी प्रकार एक L2 होगा, ये रही L2, इसका भी कोई पैरेलल वेक्टर होगा, बिल्कुल होगा। समझना बेटा, फील करनी है, फील करनी है। ये आ गया, देखो ये आ गया। हमने पता है क्या किया है, हमने लाइन के बीच वाला एंगल नहीं निकाला, हमने तो पैरेलल वेक्टर B1 B2 के बीच में एंगल निकाल के दे दिया। अब देखो ये है हमारा B1, ये है हमारा B2, इनके बीच का एंगल निकाल दिया थीटा। समझ रहे हो? ये थीटा तो भाई साहब ये कितना? थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये थीटा तो भाई साहब ये कितना? थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक्चुअल में जो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल है वही लाइन के बीच का एंगल है। तो हमने कोई नया फॉर्मूला इजाद नहीं किया, बस A डॉट बी की जगह B1 डॉट B2 आ गया। अब आपने क्या करना है, जब भी आपको दो लाइन के बीच में एंगल निकालने को बोला जाएगा, आपने उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। सही है जी, सही है जी, तालियां बजती रहनी चाहिए। खूबसूरती के साथ आपको मैंने इस कॉन्सेप्ट को बता दिया। तो ये है बेटा हमारा कह सकते हो वेक्टर फॉर्म। अगर हमको वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन दी होगी तो ये रहा, अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म दिया होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, सेम ही होता है, बस फॉर्म अलग हो जाती है। मान लो L1 की इक्वेशन आपको दी हुई है x माइनस x1 अपॉन में A1, y माइनस y1 अपॉन में B1 और z माइनस z1 अपॉन में C1। और L2 क्या दे रखा है, x माइनस x1 अपॉन में A2, y माइनस y1 अपॉन में B2 और 2 हो गया ना, 2 और z माइनस z2 अपॉन में C2। वैसे ऊपर वाले पॉइंट्स का तो कोई काम नहीं है, हमने यहां A1 और A2 का कुछ भी नहीं किया था। अब यहां पे cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला है, दोनों डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट। कैसे हो गया, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। सही है जी, डिवाइडेड बाय पहले वाले का मैग्नीट्यूड A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर। यह आ गया A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर। देखा जाए तो पूरा पूरा फॉर्मूला ही खोल दिया ना बेटा, B1 डॉट B2 यही तो आएगा और दोनों का मैग्नीट्यूड यही तो आएगा। बस कार्टेशियन फॉर्म में आई कैप जे कैप कै कैप का लफड़ा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आ गया बेटा हमारा कार्टेशियन फॉर्म वाला cos थीटा का फॉर्मूला। सही है जी, प्रिपेयर करेंगे मजे से, हटाई देते हैं इसको। सही है जी, बढ़िया है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, कोर कॉन्सेप्ट समझा दिया तुमको मैंने। आ जाओ जी, ये हमको कौन सी फॉर्म दे रखी है, वेक्टर फॉर्म दे रखी है। हमें लेना देना किससे है बेटा, हमें लेना देना है सिर्फ और सिर्फ इससे, हमें लेना देना है सिर्फ और सिर्फ इससे। आओ जी, सिर्फ और सिर्फ इससे। ये रहा जी, एक और है, इसको देखो, बाकी सब भाड़ में जाए। आगे देखो, cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है, B1 डॉट B2 यानी आई कैप टू जे कैप, फॉर्मूला लिख लेना यार, अभी पीछे लिखवा है, डॉट 3i कैप 2j कैप प्लस 6k कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ पहले वाला 1 प्लस 4 और मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरे वाला 9 प्लस 4 प्लस 36। डॉट प्रोडक्ट निकाल लो भैया फटाफट से, ये आया 3, ये आया 4 और ये आया 12। ठीक है जी, अपॉन में ये आया 3 इंटू में ये कितना आ गया भैया हमारा 7। बहुत बढ़िया। तो cos थीटा का फॉर्मूला आ गया भैया 16 और 3 19/21। तो थीटा की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों cos इनवर्स 19/21। मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत आ रहा है, रिकॉर्डिंग में इतना मजा आ रहा है। देख लो, ये क्लास अगर मान लो ऑफलाइन होती हो तो भाई साहब बहुत ज्यादा मजा आता है पढ़ाने में। कोई बात नहीं, इसके मजे अलग हैं, घर बैठे हुए एसी के अंदर आराम से बैठ के काम कर रहे हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो पुराना लेक्चर है,
आप एसी की बात कर रहे हो, दिल्ली में तो ठंड पड़ रही है। तो मेरे पेट बैच वाले बच्चे जानते हैं, पसीने गिर रहे होते हैं मेरे यहाँ पर। एक तो मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि आई एम वेरी हॉट पर्सन और दूसरा स्टूडियो के अंदर ना एकॉस्टिक शीट्स, लाइट्स, टोटल 20-25 लाइटें लगी हुई हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एसी भी इसकी भी है हीट अपनी, ठीक है ना। तो एसी भी चलाया हुआ है इस समय, हाफ स्लीव भी पहना हुआ है, तो गर्मी है। जबकि अगर मैं अपने फ़ोन में दिखाऊं तो जो आज जो डेट है भाई साहब, ये देख लो, आज ही लेक्चर आ रहा है 28 नवंबर 12:04 पर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है भाई साहब। देख रहे हो, तो आज ही मिलेगा तुमको लेक्चर। अब टाइम ही नहीं मिल रहा भाई, क्या करें यार, रात को 10-10 बजे तक क्लासेस चल रही हैं, क्रैश कोर्स की तबाही क्लासेस। चलो जी, ये आ गया बेटा हमारा कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है, इसका भी निकाल लेते हैं भाई साहब, आ जाओ। कॉस थीटा, घबराने की एक बिल्कुल बात नहीं है। ये देख लो 3 × 1, ऊपर वाले का तो कोई काम ही नहीं है ना, 5 × 1 और 4 × 2, बहुत ही बढ़िया। डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, आ जाओ भैया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, बहुत ही बढ़िया। ये आ गया 1, ये आ गया 1 और ये आ गया भैया 4, बहुत ही बढ़िया। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया यहां पर 3 + 5 और +16, 16 8, ये 8 आ गया। डिवाइडेड बाय हाउ मच, ये आ गया √50 एंड ये आ गया √6। सही है जी। तो थीटा का निकाल लेना भैया, कितना आया, कॉस इनवर्स हाउ मच, ये हो गया 16 में √300। आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हो तो कर लेना। सही है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हो गया। अब बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। इसको समझने से पहले आपको 2 शब्द समझने पड़ेंगे, ठीक है ना। वो 2 शब्द क्या हैं बताता हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब लाइन हमारे हिसाब से 2 प्रकार की होती है अभी फिलहाल, एक है पैरेलल लाइन और एक है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर गई, उनके बीच की शॉर्टेस्ट दूरी क्या होगी, 0। तो यानी एक क्लाउड बना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अभी जो तुमको सबसे बकवास बात लग रही है ना, इसके ऊपर 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब बोलोगे सर कैसे, वेट एंड वॉच। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू intersecting lines is 0। सर ये तो बात हमें पता ही है भाई। अगर 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर गई, कर गई तो उनके बीच की सबसे छोटी दूरी तो 0 हो गई। सही है। अब सरफेस लाइन कितने प्रकार की हो गई, लाइन हो गई बेटा 2 प्रकार की। एक लाइन होती है हमारी स्क्यू लाइंस और एक होती है बेटा हमारी पैरेलल लाइन। स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस। तो स्क्यू लाइंस का यहां तात्पर्य क्या है। अब आप लोगों ने ऐसा एक वो देखा होगा, फुट ओवर ब्रिज देखा है। देखो स्क्यू लाइंस वो होती हैं जो कभी इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही और पैरेलल भी नहीं है। हम बात प्लेन की नहीं कर रहे हैं, हम 3D की बात कर रहे हैं। किताबों में ऐसे बनी हुई है, अब बच्चों को समझ में नहीं आया। बच्चा कह रहा है भाई किताब क्या बोलूं, छोड़ो, निकलने वाली थी अभी एक तो किताब भैया पागल हो गई है, पागल वर्ड यूज कर लेते कि भैया ये तो आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो ये कह रहे हैं स्क्यू लाइंस है और इंटरसेक्टिंग अलग बोल रखी है। देखो 3D की बात हो रही है बेटा। आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक रोड है, ये आपको दिख रही है रोड, और एक होता है फुट ओवर ब्रिज, होता है ना जब रोड बहुत ज्यादा होती है। दिल्ली में अगर बच्चे रहते हैं, नेताजी सुभाष पैलेस आपको पता होगा, ठीक है ना, जहां पर वो NSP जिसको बोलते हैं, जहां पे बहुत सारे ईटिंग जॉइंट्स हैं, जहां पर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी खुल गए हैं, जहां पर मेट्रो स्टेशन भी है, जहां पर अभी एक मॉल भी खुला है, पैसिफिक मॉल। तो आपके इलाके में यार मैं कह रहा हूं रेलवे स्टेशन पे तो होता ही होता है, नीचे से ट्रेनें जा रही हैं,
ट्रेनें जा रही हैं, ऊपर से फुट ओवर ब्रिज होता है, ये देखा है ना। तो ये लाइन और ये पैरेलल नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, इसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। 3D की बात कर रहा हूं, 3D की बात कर रहा हूं। एक लाइन प्लेन में ऐसे जा रही है और एक लाइन प्लेन में ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, समझ रहे हो, ये देख रहे हो, ये तुम करके दिखाओ तो एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, तो इस लाइन को बोलते हैं बेटा हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? ओ सॉरी, स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। इंटरसेक्ट तो वो है ना जो भिड़ी गई, वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइन होगी रेल की पटरी वाली, जो कभी नहीं मिलेगी, ये तो पता ही है तुम्हें। तो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है आओ बताता हूं। ये होता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं आ सकता, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है बेटा स्क्यू लाइंस का, सही है। पैरेलल लाइंस का क्या होता है? अच्छा अब देखो फर्क कैसे पता चलेगा सर मेरे को कि लाइन पैरेलल है या स्क्यू है, ये तो बता दो। आओ बेटा, यहां पर जो लाइन होती है ना आर वेक्टर, वो होती है A1 प्लस लेमडा B1। दूसरी लाइन हो गई A2 प्लस लेमडा B2। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। यहां पर लाइन क्या होती है? A1 प्लस लेमडा B और A2 प्लस लेमडा B। A1 A2 अलग होगा, लेकिन जो पीछे वाले वेक्टर हैं या तो वो हूबहू सेम होंगे या वो प्रोपोर्शनल होंगे। 1 2 3 2 4 6 2 4 6। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेना, सेम हो जाएंगे। समझ रहे हो? अभी करके दिखाएंगे आपको, पहले फॉर्मूला याद कर लो। तो फॉर्मूला यहां पे डिस्टेंस का क्या होगा? वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1। इसका मैग्नीट्यूड आ गया अपॉन में खाली बी का मैग्नीट्यूड आ गया, क्योंकि बी तो सेम है, बी तो सेम है। तो ये पहचान होती है स्क्यू लाइंस की। ये अलग मिलेंगे और ये सेम होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे, सेम होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे तो लाइन क्या होती है? पैरेलल। क्लियर हो रहा है बेटा? धीरे धीरे। पहला कॉन्सेप्ट था इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन आने के बाद हमने उसके बीच में एंगल निकालने स्टार्ट किए और अब हम निकाल रहे हैं उन दोनों लाइंस के बीच की सबसे छोटी दूरी। पैरेलल लाइन में तो कहीं भी देखोगे दूरी सेम रहेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन में दूरी क्या होगी? 0, और स्क्यू लाइंस में दूरी क्या होगी? आप निकाल लोगे। हाँ जी, ओह मैंने पहले लिख दिया तो ये वाला स्लाइड वेस्ट हो गई, सॉरी स्लाइड जी। ठीक है जी, आओ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पर देखोगे, यहां पर फोकस किस पे करना है आपको? ये देखो, ये अलग है और ये अलग है, और ये प्रोपोर्शनेट भी नहीं है। देखो 1/2 माइनस 1/1 प्रोपोर्शनेट भी नहीं है। ठीक है ना? चलो फिर हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। रॉ मटेरियल क्या है? B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। सबसे पहले निकालो B1 क्रॉस B2। अब आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी तो आती होगी, ठीक है ना? वो हमने वेक्टर में आपको बहुत प्यारे तरीके से समझाई थी। 1 माइनस 1 1 2 1 2। अब बार बार डिस्क्लेमर नहीं दूंगा, बिना वेक्टर के समझ नहीं आएगा। -2 -1 माइनस J 2 - 2, यह आया प्लस के 1 + 2, तो ये आ गया -3i कैप और ये आ गया +3j k कैप +3k कैप। तो ये आ गया बेटा हमारा B1 क्रॉस B2। तो ये पहला इंग्रेडिएंट आ गया। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है बेटा? A2 माइनस A1। देख रहे हो? तो A2 माइनस A1। बात करते हैं बेटा A2 माइनस A1 की। 2 - 1 i कैप हो गया, -1 - 2 -3j कैप हो गया, और ये आ गया जी -2k कैप आ गया जी। तो ये आ गया A2 माइनस A1 आ गया जी। बहुत बढ़िया हो गया, मजा आ गया जी। अब दूसरा इंग्रेडिएंट भी आ गया है। अब एक इंग्रेडिएंट बच गया, उसका मैग्नीट्यूड। तो इसी वाले का मैग्नीट्यूड यही निकाल लेते हैं, भूल गए थे हम। B1 क्रॉस B2 का जो वेक्टर आया है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया भैया? 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया 3√2। सही है जी।
तीन समान आ गए। अब बस हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला। आओ फॉर्मूला लिख भी देता हूं मैं तुम्हारे लिए। यह आता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये फॉर्मूला लिख दिया। तो B1 क्रॉस B2 क्या था बेटा, -3i कैप प्लस 3k कैप। इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी इसके साथ, i कैप -3j कैप -2k कैप का मॉड्यूलस अपॉन में 3√2। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया भैया देखो -3, ये तो 0 है, और ये आ गया -6। अब देख रहे हो मॉड्यूलस का काम क्या था, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। क्लियर हो गया। तो ये आ गया -3 और ये आ गया -6 अपॉन में 3√2। तो डिस्टेंस हमारा आ गया 9 अपॉन में 3√2। तो डिस्टेंस हो गया 3 अपॉन में √2। आप इसको रैशनलाइज करके थोड़ा और बेहतरीन बना सकते हो। कॉन्सेप्ट समझो बस अब, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझो। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बच्चों को मुश्किल पता नहीं क्यों लगता है, और मैं आपको बता के चलता हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एग्जाम के अंदर 99.99% आता है, आता ही आता है। अब इसमें क्या आपको B1 क्रॉस B2 निकालना नहीं आता, आता है, वेक्टर में सीख लिया। A2 माइनस A1 करना नहीं आता, आता है, वेक्टर में सीख लिया। उनकी डॉट प्रोडक्ट करनी नहीं आती, आता है। क्या उसका मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता, आता है। बस फॉर्मूला यहां सीखा है, जो इंप्लीमेंटेशन है वो तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है ना बेटा। अब इसके साथ अगर हम बात करें पैरेलल लाइन, इसका भी फॉर्मूला हम आपको लिखवा चुके हैं। अब यहां देखो ये पैरेलल आया कि नहीं आया, ये देखो ये एकदम सेम है। कई बच्चे कहते सर अगर एकदम सेम ना हो तो क्या करेंगे। देखो मान लो बेटा ये 4 होता, ये 6 होता और ये 12 होता, तो क्या करते बेटा, 2 कॉमन ले लेते और वो म्यू में ही मिल जाता। म्यू क्या है, कांस्टेंट, तो 2 म्यू हो जाता, 2 म्यू नहीं, हाँ 2 म्यू हो जाता, ठीक है ना। तो वो सेम हो जाते हैं। या तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या नीचे वाले को 2 कॉमन लेके सेम बना दो, ऐसा होता है। तो अब हमारा फॉर्मूला तुमको याद है, यहां लिख देता हूं चलो। वो है B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो सबसे पहले हम करेंगे B, पहले तो निकाल लो A2 माइनस A1। चलो ये तो सिंपल होता है। ये आया 2i कैप, ये आया +j कैप और ये आया -k कैप। सही है जी। अब हमें निकालना है B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1। तो ये आया i j k, ये आया 2 3 6 और ये आया 2 1 -1। निकालो क्रॉस प्रोडक्ट। ये आया -3 -6, ये आया -2 -12 प्लस के, ये आया 2 -6। तो ये आया -9i कैप, ये आया +14j कैप और ये आ गया -4k कैप। आ गया बेटा B क्रॉस A2 माइनस A1। अब आपको क्या निकालना है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब वो भी आता है हमें, यानी 4 हो गया, ये 9 हो गया और ये 36 हो गया, तो 7 आ गया बेटा। बस अब आपको D में पुट कर देना है। अब इसका क्या निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड। देख लो भाई साहब, इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। क्या आया 81, 14 का होता है 196 और ये आ गया भैया हमारा 16 अपॉन में 7। सॉल्व कर लेना यूनिट्स। आंसर बताओ कमेंट में, जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आंसर बताओ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। क्यू लाइंस ये भी समझ में आ गया, पैरेलल ये भी समझ में आ गया। आई होप सारा गेम आपका ओके हो चुका है। अगले कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है। अब यहां तक हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट फिनिश हो गए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट फिनिश हो गए। अब हम कुछ सेकंड और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तब गौर से देखो ना, गौर से देखो। तो भाई मेरे लायक, मां कसम खा के कह रहा हूं, मेरे लायक ना 3 से लेकर 4 क्वेश्चन से ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बचा। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मैं करा रहा हूं, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन उठाओ, फॉर्मूला लगाओ, बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो पहला काम क्या करो, इतने नोट्स बनाओ, इतने नोट्स बनाओ, सारे फॉर्मूले सीखो। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस का क्या फॉर्म होती है, वेक्टर और कार्टेशियन दोनों। अभी हम सीखेंगे वेक्टर टू कार्टेशियन कैसे जाना है, कार्टेशियन टू वेक्टर कैसे जाना है। दूसरा, फिर हमें पता होना चाहिए
कि एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकलती हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकलती हैं, वेक्टर वाले सारे कॉन्सेप्ट निकल जाएंगे यहां पर भी। अगर उनके बीच का एंगल मान लो 90 डिग्री प्रूफ करना, या वो क्या हुए, परपेंडिकुलर हुए, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है हमारी, 0, ये भी आपको पता है। तो वही वेक्टर वाला गेम चल रहा है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने यहां पर किया वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो कभी जैसे भी क्वेश्चन में हम करेंगे, कभी ऐसा आता है क्वेश्चन में कि आप प्रूव करो कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो कर देंगे ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 0, तो वो क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, सुना होगा, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। अभी हम फिलहाल चल रहे हैं अपने अगले प्यारे प्यारे क्वेश्चंस की ओर। शो दैट द 3 लाइंस जिनके डायरेक्शन को साइन दे रखे हैं आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर में सीखा था, जो कि कह रहे अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी तो वो परपेंडिकुलर होंगे। अब आपको ये पहले वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, मतलब पहली लाइन का, ये दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो और ये तीसरी लाइन का, तो आप कह सकते हो ये हो गया A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अगर मैं इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करूं, क्या आया बेटा, देखो 12/13 इंटू में 4/13 प्लस -3/13 इंटू 12/13 प्लस -4/13 इंटू 3/13 कितना हो गया बेटा, देखो ये 48 -36 -12/169, तो ये आ गया बेटा 0। तो यानी मैं कह सकता हूं L1 जो है वो L2 के क्या हो गया, परपेंडिकुलर। सिमिलर काम आप इसके बीच में करोगे, तो 4 3 हो गया 12/169 प्लस कितना हो गया, -48/169 प्लस 36/169, ये भी क्या आ गया, 0। तो L2 जो है वो L3 के क्या आ गया, परपेंडिकुलर। सिमिलरली L1 भी क्या करोगे, अब आप L3 के डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, वो भी क्या आ जाएगी, 0। यही आपको साबित करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो ये भी आपको आता है, कह रहे हैं ये 2 पॉइंट है, सेकेंड एक्सरसाइज चल रही है हमारी, ये L1 के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले आप निकालो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1, क्या आ जाएंगे, 2, 4 माइनस माइनस प्लस 1 कितना आ गया भैया, 5, -2 -2 कितना आ जाएगा, -4। फिर आप निकालोगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 निकालोगे, ये आ जाएगा बेटा 3 में से 0 गए 3 आया, 5 में से 3 गए 2 आया, और 6 में से 2 गए 4 आया। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, दोनों की डॉट प्रोडक्ट 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 4, तो 6 प्लस 10 माइनस 16, 0 आ गया। तो L1 जो है वो L2 के क्या है, परपेंडिकुलर। यही सेम केस पैरेलल का आ जाएगा, ये रहा देखो। तो फिर आप क्या करोगे, आपको शो करना है कि लाइन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 निकालो बेटा, ये आया -2, ये आया -4 और ये आया -4। फिर आप निकालोगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2, वो कितना आ गया भैया 2, ये कितना आ गया भैया 4 और ये कितना आ गया भैया 4। अब आप देखो A1/A2 करोगे तो -1 आएगा, B1/B2 करोगे तो भी -1 आएगा, C1/C2 करोगे तो भी -1 आ जाएगा। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। तो L1 जो है वो L2 के क्या है, पैरेलल है। मैंने बताया था शुरुआत में ही, पैरेलल और कोलिनियर का सेम ही गेम चल रहा है बाबू, ठीक है ना। और देखो, और देखो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू दिस एंड पैरेलल टू अ लाइन। अच्छा, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, हल्का सा ट्विस्ट किया है। इसको लगा ऐसा करूंगा तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप समझ लेते हैं ढंग से। अभी तक तो 3 क्वेश्चन हमने बहुत रैपिडली कर दिए। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इसके ऊपर पॉइंट दिया हुआ है, फिगर नहीं बनानी, अपनी रफ वर्क में बना सकते हो। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जबकि हमें बोल रखा है कि ये लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है।
अब इस लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है, तो आपको इक्वेशन को डीकोड करना आता है। ऊपर वाले पॉइंट होते हैं, तो यानी इसके ऊपर पॉइंट होंगे कहीं ना कहीं, -3, 4 और -8। भाई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन में a होता है ना, y माइनस y1 अपॉन में b होता है ना, z माइनस z1 अपॉन में c होता है ना। तो माइनस 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 चाहिए ना आपको, यहां प्लस है तो 3 क्या होगा, नेगेटिव का, ये होगा सेम, और ये क्या होगा, नेगेटिव का। और नीचे क्या होता है, पैरेलल वेक्टर। भाई ये पैरेलल दिख भी रही है, नहीं दिख रही ना, थोड़ा सा पैरेलल कर देते हैं इसको। हाँ अब फील आ रही है, ठीक है। अब मान लेते हैं इसके एक, अब लाइन की इक्वेशन है, इसका एक क्या दे रखा है आपको, पैरेलल वेक्टर दे रखा है। इसका क्या दे रखा है, पैरेलल वेक्टर, जो कि क्या होगा बेटा, 3i कैप 5j कैप प्लस 6k कैप। ये हमने डीकोड कर दिया। हमको इसकी इक्वेशन दी हुई थी, इक्वेशन से डीकोड करके हमने पॉइंट और पैरेलल वेक्टर निकाल लिया। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। सिंस L1 is parallel to L2, तो therefore जो B2 होगा is also a parallel vector for L1। ये है L1, ये है L2 और ये है B2, समझो। तो L1 वेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पॉइंट पता है, पॉइंट के साथ साथ क्या चाहिए, पैरेलल वेक्टर। तो जो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर है वो ही इस लाइन का पैरेलल वेक्टर भी तो होगा, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, जबकि है कुछ भी नहीं, फॉर्मूला वही लगेगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर तो इनका पॉइंट खुद का दिया हुआ है, -2i कैप 4j कैप -5k कैप प्लस लेमडा बी यही वाला इस्तेमाल करूंगा मैं, 3i कैप 5j कैप प्लस 6k कैप। हो गया मामला सॉर्ट। ये कौन सी फॉर्म है बेटा, हमारी वेक्टर फॉर्म। आपको निकालनी है कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। अगर वेक्टर बोलेगा तो ये निकाल देना, कार्टेशियन बोलेगा तो x माइनस x1 अपॉन में 3, y माइनस y1 अपॉन में 5 और z प्लस 5 अपॉन में क्या आ गया, 6। ठीक है ना, पॉइंट ऊपर और पैरेलल वेक्टर नीचे, ये आ गया पैरेलल वेक्टर। गॉट इट। एनसीईआरटी का सवाल है, प्यारा सवाल है। अब देखो, कार्टेशियन टू वेक्टर, वेक्टर टू कार्टेशियन जाना चुटकियों का खेल हो गया। ऊपर वाला होता है पॉइंट, नीचे होता है पैरेलल वेक्टर। तो अगर मैं आर वेक्टर की बात करूंगा तो क्या होता है, ए वेक्टर, तो ऊपर वाला ए हो गया, क्या हो गया बेटा, 5i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप। गॉट इट। अभी समझाया था मैंने कि ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर माइनस होना चाहिए था। लेमडा नीचे वाला हो गया बी वेक्टर, 3i कैप 7j कैप और ये आ गया 2k कैप। अब वेक्टर टू कार्टेशियन भी जा सकते हो, अभी हम गए थे। सॉर्टेड। वेक्टर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू वेक्टर, चैप्टर बहुत ही आसान है। एंगल बिटवीन टू, ये अभी हमने खुद सॉल्व किया था यार, होमवर्क में दे दे। चलो तुम कमेंट करके बताओ, अभी हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, जल्दी से कमेंट करके डालो विद टाइम स्टैम्प। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। इतना तो करोगे यार, पॉज कर लो और कर लो सॉल्व। चलो, इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। तो इस क्वेश्चन का टैग देना पड़ेगा चुम्बेश्वरी क्वेश्चन। अगर आप शिवदास के सैंपल पेपर खोल के देखो, जिसके अंदर 10 साल के पुराने पेपर दिए हुए हैं, तो उन 10 साल में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल तीनों सेट में मिला के टोटल 30 के आसपास पेपर हो जाते हैं। तो 10-12 पेपरों में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। पहले के टाइम पर ये 4 मार्क्स का आता था, अब ये 1 मार्क का हो गया, क्योंकि एमसीक्यू में आता है। कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सच दैट दीज टू लाइंस आर एट राइट एंगल, कट राइट एंगल। तो L1 दे रखी है, लेकिन जो L1 है ना वो सही नहीं है। सही मतलब हमारे मन मुताबिक नहीं है। हमारी कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन क्या होती थी, x माइनस समथिंग होती थी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। तो इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आ गया x माइनस 1 अपॉन में -3। ध्यान रखना, जब भी आप एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल रहे हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है लेकिन वो ठीक नहीं है, तो पहले ठीक करनी पड़ेगी।
अब जैसे y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 है, ना कि 7y माइनस समथिंग है, तो 7 कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लिया तो y माइनस 2 अपॉन में 2/7p आ गया। इधर देखोगे ये एकदम ठीक है, z माइनस 3 अपॉन में 2 आ गया, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं मेरा a1 आ गया -3, b1 आ गया 2/7p और मेरा c1 आ गया जी 2, ये आ गया। नाउ अब मैं बात करता हूं L2 की, ये आया, ये भी ठीक नहीं है, देखो -7 कॉमन लेना पड़ेगा, तो x माइनस 1 -3/7p इज इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन में 1 आ गया और z माइनस 6 अपॉन में -5 आ गया। सही है जी, ओके। तो मेरा A2 क्या आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली कुछ नया नहीं है। अगर वो राइट एंगल पे कट कर रहे हैं A2 B2, राइट एंगल पर अगर वो काट रहे हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 0। यानी L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा बेटा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या हो गया, 0। A1 A2 क्या है, मल्टीप्लाई करो, यह आ गया बेटा 9/7p प्लस B1 B2 करो, यह आया 2/7p और C1 C2 की बात करोगे कितना आ गया, -10 इक्वल्स टू हो गया 0। तो ये हो गया 11p/7 इज इक्वल्स टू 10, तो p की वैल्यू आ गई 70 अपॉन में 11, ये हमारा आंसर है। तो मतलब ये नया नहीं है, नया बस ये है कि इक्वेशन को चाहे कोई भी मेथड हो, चाहे आप एंगल निकाल रहे हो, चाहे आप शॉर्टेस्ट वो निकाल रहे हो, डिस्टेंस निकाल रहे हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपकी कार्टेशियन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले ठीक करो, उसके बाद जो भी कुछ पूछा है कर लो आप, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट तो कुछ नया नहीं आने वाला है बॉस। शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो कर लोगे ना बेटा। तो A1 कितना है हमारा 7, B1 कितना है बेटा -5, C1 कितना है 1, A2 कितना है 1, B2 कितना है 2, C2 कितना है 3। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकाली, 7 आया, -10 आया, +3 आया, 0 आ गया, हो गया परपेंडिकुलर। सजा लेना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर लोगे बेटा, कर लोगे प्लीज, ठीक है ना, मैंने आपको करा दिया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो इसको सबसे पहले अगर आप गौर से देखो, हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है ना। तो कैसे करना है आपको पता ही है, हमारा A1 वेक्टर क्या हो जाएगा, -i कैप -j कैप -k कैप, और B1 वेक्टर क्या हो जाएगा 7i कैप -6j कैप +k कैप। चलो जी, फिर यहां पर आ गया बेटा मेरा A2 वेक्टर कितना है 3i कैप 5j कैप 7k कैप, और ये आ गया बेटा B2 वेक्टर i कैप -2j कैप और ये आ गया k कैप। सबसे पहले तो ये पता लगाओ लाइन पैरेलल है या नहीं है, चेक करो। लाइन बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, और रिवाइज करा देता हूं, काम तुम ही करना भाई, उम्मीद छोड़ दो। क्या करना है, A2 माइनस A1 निकाला, डॉट प्रोडक्ट करनी है B1 क्रॉस B2 से। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने तो वहां पहले ये लिखा था, बेटा डॉट प्रोडक्ट है, कुछ भी कर लो, और बाहर मॉड्यूल तो लगा हुआ है B1 क्रॉस B2। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे, कमेंट आंसर। देखो भैया इंटरेक्टिव क्लास रखनी है, 2 वे कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, तो जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब देते जाइए कृपया करके। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अच्छा अब ये क्वेश्चन मैं क्यों लेकर आया हूं, है ये वही क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन ही ठीक नहीं है, इसको ठीक करना पड़ेगा पहले। तो बच्चा देखकर घबरा जाता है, तो ठीक कैसे करना है आओ बताता हूं। पहली क्वेश्चन, सबसे पहले तो उसको पूरा खोल दो, ये आया i कैप t i कैप टी जे कैप, अब लेमडा की जगह टी दे रखा है, बस घबराओ मत, ठीक है ना। ये आया 3k कैप -2t k कैप। तो पहले जो नॉन टी वाले हैं i कैप -2j कैप 3k कैप प्लस टी आ गया जी, यहां पर क्या आ गया जी, प्लस टी आ गया। अब देखो टी बाहर आ गया है, यहां क्या बच्चा -i कैप +j कैप -2k कैप, टी तो भारी आ गया ना।
बस अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आपने, या आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट वाली को कर लो, करो। ओए होए, पूरे वो हिल गया माइक। नेक्स्ट वाली को भी ऐसे ही कर लो, आ जाओ। यहां पर एस है, ये यहां 1 होगा भाई, टी नहीं होगा, ये 1 होगा। 1 2 3 देख लेना क्या होगा। यहां आया एस आई कैप 2s जे कैप माइनस जे कैप 2s के कैप। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चेक कर लेना, या 1 ही होगा मेरे हिसाब से। नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट समझो। आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, एस बाहर आया, क्या बचा भैया, आई कैप 2 जे कैप और माइनस 2 के कैप। सही है जी। अब देखो क्या ये पैरेलल है या नहीं है? नहीं है, ये भी पैरेलल नहीं है। पैरेलल होती तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते बेटा, प्रोपोर्शनल होते। अब आप इसका दोबारा से क्या निकाल लोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर लोगे बेटा। एनसीईआरटी से आंसर भी मैच हो जाएगा। कई बच्चे ना मुझे कमेंट में लिखते हैं कि सर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, बहुत सारे। तो मेरा जवाब हमेशा ये रहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पर ऐसा कर रहा हूँ, मैं पेड बैचेस में भी ऐसे कर रहा हूँ, और मैं क्या कहते हैं उसको, ऑफलाइन में भी ऐसे कर रहा हूँ। उसका कारण है, कारण ये है कि ये वाला मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया। अब आपकी प्रैक्टिस आपके सामने है ना, मैं कितना भी इसको सॉल्व कर रहा हूं आपको थोड़ा ना आ जाएगा, ठीक है ना। और रही बात एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो आंसर भी आप मैच कर सकते हो। चलो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस। तो ये आपको पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं और ये दूसरी लाइन के आपको डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं। सर अभी तक तो एनसीईआरटी ही चल रही है, एक्स्ट्रा कब आएंगे? मैं आपको बता दूं, एक्स्ट्रा के बहुत सारे कंटेंट नहीं है। अगर प्लेन होता ना, पहली बात तो बता दूं, हम प्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, सिर्फ सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। पहले सीबीएसई वालों का सिलेबस पूरा करा देते हैं। मैंने जितने भी वन शॉट बनाए वो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं। आगे जाकर हम जो टॉपिक डिलीट हो गए हैं और वो बाकी बच्चों में पेपर में आ रहे हैं या सीयूईटी में आपका आएगा, जैसे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया या प्रॉपर्टीज ऑफ आपकी डिटर्मिनेंट हो गई, और चैप्टर 5 में कुछ में, चैप्टर 5 में रोलीज और मीन वैल्यू थ्योरम थी। चैप्टर 6 के अंदर टेंजेंट्स था, नॉर्मल था, अप्रोक्सीमेशन था, इंटीग्रेशन पूरा आ रहा है। एओआई में एरिया बिटवीन टू कर्व्स वो हमने नहीं किया। डिफरेंशियल हमने पूरा किया है, वेक्टर्स हमने पूरा किया है, इसके अंदर हमने प्लेन छोड़ दिया, ठीक है ना। तो जो टॉपिक अभी आपके डिलीट हो गए, ज़्यादा नहीं है, उसके हम अलग से रिकॉर्डेड बनाकर अपलोड कर देंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल प्लेन नहीं कर रहे। हाँ, अगर प्लेन होता ना, प्लेन होता तो ये लेक्चर भाई इंटीग्रेशन लेवल का बनता, 5-5.5 घंटे का लेक्चर बनता है, जिसके अंदर हमारी एनसीईआरटी तो पहले 2 घंटे में निपट जाती। उसके बाद जो 3 घंटे थे ना, इतने बढ़िया बढ़िया लाइन और प्लेन के कंबाइंड क्वेश्चन है, मजा आ जाता है। अभी भी कुछ क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आने वाले हैं, अभी भी कुछ क्वेश्चन बेहतरीन आएंगे, 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो लेवल आएगा ही आएगा, जो लेवल आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और एनसीईआरटी भी अच्छी है, डायरेक्ट क्वेश्चन शॉर्टेज डिस्टेंस का आता है भाई साहब, उठाकर देख लो, 10 साल के पेपर उठा के देख लो। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस जिसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, तो कॉस थीटा निकाल लो, इनकी डॉट प्रोडक्ट ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। किसी काम का नहीं होगा वैसे तो ये, क्योंकि ऊपर ही सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी, ए सी माइनस बी सी। ऊपर ही सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर क्या आ गया भैया हमारा, 0 आ गया। तो देयरफॉर थीटा कितना, 0 आया ना, तो देयरफॉर थीटा कितना हो गया बेटा हमारा, 90 डिग्री हो गया। थीटा कितना हो गया बेटा हमारा, 90 डिग्री हो गया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ओके। आगे देखते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब ये देखो, ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसका एक कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान रखना। और ये बात हमने आपको वेक्टर में पढ़ा रखी है, ये बात भी पढ़ा रखी है। वेक्टर इक्वेशन निकालनी ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। अब कर लो क्यों पांडे, हमको निकालना है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये तो है ही नहीं मेरे पास। सिंस
line is perpendicular to both L1 and L2, therefore जो B वेक्टर आएगा वो B1 क्रॉस B2 से आ जाएगा। अब मत बोलना कि भाई साहब ये पढ़ाया नहीं है। एक लाइन जब एक वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो इस वेक्टर की इक्वेशन उनके क्रॉस प्रोडक्ट से आती थी, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट से आती थी। तो यानी जो आप बी वेक्टर निकालोगे वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये ऊपर देख लो सही होना चाहिए। 3 -16 और 7, 3 8 और -5, ये आया बेटा। आई कैप कितना हो गया बेटा 80 -56 माइनस जे कैप हो गया -15 -21 प्लस के कैप हो गया, यह आ गया बेटा हमारा 24 + 24। तो यहां पर आ गया भैया हमारा 24 आई कैप प्लस 36 जे कैप 48 के कैप। एक एडवाइस और सुन लो कि जो हमारे बी वेक्टर होता है जो कि पैरेलल वेक्टर है, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है, ये रेशियो जो चीज होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। जैसे 24 36 और 48 ये कट रहा है तो इसको छोटा करना ही पड़ेगा। कहां जाएगा वो नहीं देखना आपको। जैसे 12 के टेबल से डिवाइड हो रहा है 2 आई कैप 3 जे कैप और 4 के कैप, ये ही लिखना है, ध्यान रखना। अब हमारा ये बी वेक्टर की वैल्यू आप यहां पुट कर दोगे, देयरफॉर बेटा मेरा आर वेक्टर आ गया। पॉइंट मेरे को दिया हुआ है आई कैप 2 जे कैप -4 के कैप प्लस लेमडा 2 आई कैप 3 जे कैप जो भी आपने निकाला है और 4 के कैप। ये आंसर आ गया बेटा। सही है ना। इस किस्म से आपने काम करना है। तो ये बात याद रखना, जब L जो है वो परपेंडिकुलर है L1 के, L जो है परपेंडिकुलर है L2 के, तो जो इस L का B वेक्टर होगा वो इनके B1 क्रॉस B2 के बराबर होगा। इसका B1 इसके B2 के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। कारण वेक्टर में पढ़ा रखा मैंने। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द, ये हमने ऑलरेडी कर लिया, ऑलरेडी डन। मिसलेनियस में दोबारा आया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, दिखाऊं, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया, सेम क्वेश्चन है बेटा, ये आप करेंगे इसको। कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए हैं। काट, हाँ अब ये देखो, ये वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मुझे शिवदास में मिला, कहीं नहीं मिलेगा, शिवदास में मिला, मेरी भी किताब में है वैसे ही, जो हम ऑफलाइन वाले बच्चों को नोट्स बुकलेट देते हैं उसमें भी है, क्योंकि ये PYQ है, ठीक है ना, PYQ है। अब आपको ये देखो कितनी गंदी सी अजीब प्रकार की इक्वेशन दी हुई है। आपको क्या निकालना है, ये कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है। अब आप बोलोगे सर ये कैसी कार्टेशियन इक्वेशन है, ये है, मैं आपको दिखाता हूं। और आपको बताना है डायरेक्शन रेशियो और वेक्टर फॉर्म में। तो देखो सबसे पहले x = ay - b + b, तो इसको यहां ले आओ, x - b, a को डिवाइड में ले आओ, तो ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। एंड z = cy + d, d को भी इधर ले आओ और c को डिवाइड कर दो, ये भी y आ गया। अब ये भी y के बराबर है और ये भी y के बराबर है, तो देयरफॉर बन गई इक्वेशन x - b अपॉन में a, y माइनस, चलो अभी सिर्फ y लिख लो, = z - d अपॉन में c। और फॉर्म में करना चाहते हो x - b अपॉन में a, y - 0 अपॉन में 1 और z - d अपॉन में c। सही है। क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियोज। क्या है भैया, वो a है, 1 है और c है। फिर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो भी हमें आता है डायरेक्ट करना। a वेक्टर ऊपर वाला हो गया, क्या हो गया, b आई कैप, जे कैप है ही नहीं, प्लस d के कैप प्लस लेमडा, नीचे वाला आ गया a आई कैप, जे कैप, c के कैप। सही है बेटा, ये आ गया है बेटा, ये आ गया आर वेक्टर, ये आ गया हमारा आर वेक्टर। सही है जी, मुश्किल तो नहीं है।
अब ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपको शिवदास में बड़े प्यार से मिल जाएंगे, प्यार से मिल जाएंगे। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ येलो एक और ले आया मैं, वहीं से उठाया, देखो येलो एक और ले आया मैं, आया ना, देखो ये होमवर्क में दूं या अभी कराऊं? चलो ऐसा करो, मां कसम लगे तुमको, आजकल ना बच्चे, वैसे कहना नहीं चाहिए, बात थोड़ा डार्क हो जाएगा, मां कसम जब देता हूं ना तो बच्चों को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना पहले पड़ता था, दिल्ली के बच्चों को खास करके, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, बाकी बच्चों को मुझे पता नहीं, उसकी कसम देता हूं ना या उसकी सास की कसम देता हूं ना तब वो मानते हैं। मजाक कर रहा हूं यार, हर चीज सत्य नहीं होती, हर चीज सत्य नहीं है, कुछ मजाक भी होता है। यह आ गया, चल देखो, तो अब इसको हमें ठीक करना है बेटा, अब इसको हमें ठीक करना है। अब जैसे सबके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है भैया, 1 है। अब जैसे यहां से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/3, यहां भी आ गया 1/3। अब देखना यहाँ पे 2 कॉमन क्या ले लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस 2/6 अपॉन में 1/6 और z माइनस 1 अपॉन में माइनस, तो और सिंप्लीफाई करने पर x प्लस 1/3 अपॉन में 1/3, z माइनस 1/3 अपॉन में 1/6 ही रहेगा, और z माइनस 1/। निकालना क्या है, पॉइंट निकालना है। तो फिक्स पॉइंट क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, वो है -1/3, 1/3 और 1। और आपको क्या निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियोज, वो है 1/3, 1/6 और -1। ये भी गलत है, डायरेक्शन रेशियोज इंटीजर फॉर्म में लिखो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ गया भैया 2, मतलब एलसीएम ले लिया, और ये कितना आ गया भैया 1, और ये आ गया -6। ये है बेटर वर्जन, ठीक है जी। फिर आपको क्या निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन, वो तो आप निकाल ही लोगे, ये आप लिखोगे, ये मैं नहीं लिख रहा। पॉइंट है, पैरेलल वेक्टर है, तो ये भी आ गई वेक्टर इक्वेशन। अभी कराया बेटा मैंने, क्या कहा था, अभी कराया, देखो 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 देखो, ये कराया मैंने क्रॉस प्रोडक्ट वाला, इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो कि परपेंडिकुलर है 2 गिवन वेक्टर से, 2 गिवन लाइन से। तो पॉइंट आपको दिया हुआ है बेटा B1, पहले निकालो यहां से B1 क्या आ जाएगा, B1 कैसे आएगा, -3i कैप और -4j कैप -2k कैप। ढंग से नहीं कर रहा हूं, आपको पूरा ढंग से करना है। B2 कैसे आया, i कैप -j कैप +2k कैप, ये आ गया। फिर जो बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, B1 क्रॉस B2, पूरी स्टेटमेंट लिख देना जैसे मैंने पहले लिखवाई थी। फिर आप क्या निकाल लोगे, अपना R वेक्टर, दैट इज A वेक्टर, जो कि गिवन है क्वेश्चन में, वो भी लिख देता हूं, क्या है, i कैप -j कैप +k कैप प्लस B वेक्टर, ये यहां से उठ के यहां आ जाएगा। सही है, क्लियर है। अब आता है शो दैट द लाइंस, ये 2 लाइंस दे रखे हैं, डू नॉट इंटरसेक्ट। 2 प्रकार के क्वेश्चन है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। डू नॉट इंटरसेक्ट का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं आएगा। दूसरी वैरायटी क्या है, शो दैट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब भी आपको यह बोल दे कि आपको उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है, तो हम एक और तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब स्टार्ट तो आप यही कर सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 या नहीं 0, बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। इसके अलावा एक मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, और एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम लोग यहां पर करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो है, ये मैंने शिवदास से उठाया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, इमेज निकालनी है। ये जो 2 टॉपिक है ना बेटा, ये हमारी एनसीईआरटी में है ही नहीं, कॉन्सेप्ट है, जो हम काम करेंगे वो सारा का सारा है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन 5-5 नंबर के आते हैं, हर प्री बोर्ड में छाए हुए हैं। तो आखिरी के जो ये 3 क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा ढंग से देख लेना, ठीक है ना। सबसे पहला तो इसको तो कुछ देखने की नीड नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द लाइंस इंटरसेक्ट, फाइंड, अच्छा सॉरी, ये वाला सेम से दिखते हैं ना, ये दोनों पॉइंट्स, लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ ना कुछ आएगा। तो इसमें आप क्या करोगे, आप सबसे पहले फाइंड करोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और आप वो चेक करोगे
कि वो बराबर नहीं आएगा जीरो के, तो वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। एक तो तरीका ये है, ठीक है ना, तो ये तो आप कर ही लोगे। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कि जिससे हमको ये साबित हो जाएगा कि लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, जो हम आगे भी अभी सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखो, अब यहां पर क्या है, नया तरीका बताता हूं। ये जो है, आप पहले इक्वेशन लिख लो, z प्लस 1/5 इक्वल्स टू, पुट कर दिया हमने लेमडा, कुछ भी ले लो। तो हम क्या निकाल रहे हैं, चलो x की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। ये आई 3 लेमडा प्लस 1, y की वैल्यू निकाली आपने 2 लेमडा माइनस 1, z की वैल्यू निकाली 5 लेमडा माइनस 1। तो ये आ गया जनरल पॉइंट्स, ऑन L1। L1 के ऊपर जनरल पॉइंट क्या आ गए, 3 लेमडा प्लस 1, 2 लेमडा माइनस 1, 5 लेमडा माइनस। नाउ अब फिर क्या करो, वही वाली इक्वेशन उठा लो, x प्लस 2 अपॉन में 4, y माइनस 1 अपॉन में 3, z प्लस 1 बाय माइनस 2, इसको म्यू ले लो। फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 म्यू माइनस 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 म्यू प्लस 1, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2 म्यू माइनस 1। फिर आ जाएंगे जनरल पॉइंट्स ऑन, जीपी का मतलब जनरल पॉइंट्स, 4 म्यू ऑन L2। ये आ गया बेटा। अब अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती तो इनके जनरल पॉइंट सेम होते, एक तो पॉइंट सेम होते, जनरल मतलब जो पॉइंट है वो सेम होंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करो, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो जनरल पॉइंट मस्ट बी सेम, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, 3 लेमडा प्लस 1 को बराबर रखेंगे 4 म्यू माइनस 2 के। तो ये आ गया 3 लेमडा माइनस 4 म्यू इक्वल्स टू माइनस 3। फिर इधर देखेंगे, ये क्या आया बेटा, दूसरा 2 लेमडा माइनस 1 को बराबर रखेंगे 3 म्यू प्लस 1 के। तो ये आया 2 लेमडा माइनस 3 म्यू इक्वल्स टू 2। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई और ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमें इसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए हम यहां पर कोई भी एक मेथड लगा लेते हैं, एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो। मैं सब्स्टिट्यूशन लगा लेता हूं। लेमडा की वैल्यू आ गई मेरी 4 म्यू माइनस 3/3, यहां पुट कर दो, 4 म्यू माइनस 3/3, अपना अपना तरीका सॉल्व करने का, सॉल्व करके बस वैल्यू निकालनी है। यह आया 8 म्यू माइनस 6 माइनस 9 म्यू इक्वल्स टू 6। तो यह आ गया माइनस म्यू इक्वल्स टू 12। तो म्यू की वैल्यू आ गई माइनस 12, म्यू की वैल्यू यहां पुट कर दो। तो लेमडा की वैल्यू आ गई 4 इंटू माइनस 12 माइनस 3/3, तो माइनस 48 और माइनस 51, -51/3 आ गया। तो लेमडा की वैल्यू आ गई -17। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान समझना, अब ये समझने वाला पॉइंट है। अब अगर मेरी म्यू की वैल्यू मैं यहां पर पुट करूं और लेमडा की वैल्यू यहां पे पुट करूं तो सेम आना चाहिए, अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो, ठीक है ना। तो देखो 5 आपको दिखाने के लिए, 5 क्या पुट किया, लेमडा, यानी -17 माइनस 1, ये हो गया 85 माइनस 1 विच इज -86। यहां पुट किया म्यू कितना है बेटा हमारा, -12, -1 आया, ये आया -25 विच इज नॉट इक्वल्स टू -86। तो देयरफॉर डू नॉट इंटरसेक्ट। एक तरीका ये भी है। मैं आपको अभी एक बात बताऊंगा, मेरा वर्डिक्ट, स्पेलिंग देख लेना, खराब लिखी है मुझे पता है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरा वर्डिक्ट अभी मैं आपको देता हूं। अभी जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सिर्फ ये साबित करना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो ऐसे तामझाम के से दूर रहे, सीधा ये प्रूफ कर दो कि भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं आ रहा, तो ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि शो दैट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है,
तो दो अलग अलग काम करके तामझाम मत खराब करो, एक ही काम करो। जैसे ये अभी यहां पर ये दोनों तो बराबर नहीं आए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में बराबर आने चाहिए, इस क्वेश्चन में बराबर आने चाहिए, वो मैं साबित करूंगा और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 सेकंड में आ जाएगा। आओ देखो, फिर दोबारा से वही काम कर रहे हैं। क्या कह रहा है भैया, x प्लस 1/3 इक्वल्स टू y प्लस 3/5 और z प्लस 5/7 लेमडा। तो x की वैल्यू आ गई 3 लेमडा माइनस 1, y की वैल्यू आ गई 5 लेमडा माइनस 3 और z की वैल्यू आ गई 7 लेमडा माइनस 5। जनरल पॉइंट्स आ गए L1 के। दूसरी इक्वेशन x माइनस 2/4, y माइनस 4/3 और ये आ गया z माइनस 6/5, z माइनस 6/5। बात समझ में आ गई। तो इक्वल्स टू में क्या रख देते हैं भैया, म्यू। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई 4 म्यू प्लस 2, y की वैल्यू आ गई 3 म्यू प्लस 4 और z की वैल्यू आ गई 5 म्यू प्लस 6। सही है बेटा। तो ये आ गए जनरल पॉइंट्स फ्रॉम दिस। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस पूरा स्टेटमेंट लिख देना, ये दोनों बराबर होने चाहिए बेटा। तो ये आ गया 3 लेमडा माइनस 4 म्यू इक्वल्स टू -3। दूसरी 5 लेमडा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 म्यू प्लस 4। तो ये आ गया 5 लेमडा माइनस 3 म्यू इज इक्वल्स टू 7। इसको हमें करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है जी, इधर सॉल्व करा देता हूं। तो यहां से फिर वही जो मैंने आपको तरीका बताया था, कोई मेथड लगा लो। ये आ गया 4 म्यू माइनस 3/3, यहां भी वही आया, ये यहां पुट कर दो। ये आ गया 5, ये आ गया 5, 4 म्यू माइनस 3 अपॉन में 3, यह आया 3 म्यू, अच्छा -3 है, -3 म्यू इक्वल्स टू 7। तो यह आया 20 म्यू माइनस 15 माइनस 9 म्यू इक्वल्स टू 21। 9 म्यू इक्वल्स टू 21। दोबारा 20 माइनस 15 माइनस 9 इक्वल्स टू 21। ठीक है जी। तो यह आया 9 म्यू इज इक्वल्स टू 21 प्लस 15 कितना हो गया भैया 36। तो हमारे म्यू की वैल्यू आ गई 36/11। थोड़ा अजीब आई है। तो म्यू की वैल्यू आप कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा 4 इंटू 36/11 माइनस 3 अपॉन में 3। कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन तो आनी जानी चीज है, ठीक है ना। तो ये हो गया भैया हमारा 36 का उल्टा 72, 144 माइनस 33 डिवाइड बाय 33। तो ये हो गया 111/33। तो काट दूंगा बेटा इसको, 3 के टेबल सॉरी 3 के टेबल से ही कैंसिल हो रहा है ना ये। तो कितना आया 37/3 आ गया, 37/3 आ गया। ठीक है ना। तो ये आ गया लेमडा। अब म्यू की वैल्यू यहां पर पुट कर लो, सॉरी म्यू नहीं है तो लेमडा है ना। लेमडा की वैल्यू यहां पर पुट कर लो और म्यू की वैल्यू यहां पर पुट कर लो, सेम आ जाएगा। दिखा देते हैं, मैं भी चेक कर लेता हूं, क्या पता क्वेश्चन में हमने कहीं गलती की हो। तो यहां पर हम z की वैल्यू निकाल रहे हैं। 7 लेमडा क्या है भैया 37/3 माइनस 5। और सॉल्व करेंगे तो ये आ गया भैया 37 इंटू 7 49, 21 259 हो गया। 259 माइनस 15/3, तो ये आ गया 244/3 आ गया। ऐसे ये सॉल्व कर लो। यहां पे कहां पुट करना है, म्यू इधर पुट करोगे। 5 इंटू 36 अपॉन में 11 प्लस 6। तो कुछ तो गड़बड़ मुझे लग रही है, कुछ तो गड़बड़ मुझे लग रही है। इसके अपॉन में कुछ नहीं था, सॉरी ये तो मैंने लिखा ही गलत है ना। कहाँ लिखना, यहाँ पे लिखना है ना। तो 5 ये आया कितना 37/3 और साथ में आ गया जी +6। कुछ तो गड़बड़ मुझे लगी रही है पहले से ही। 37 इंटू में 5 करूंगा तो कितना आ गया 35, नहीं सही भी हो सकता है 15 और ये कितना आ गया 18। ओके 15 और 3 18, तो ये आ गया 185 प्लस 36 अपॉन में आया 3। तो ये आ रहा है लगभग 11 और 4 2
221/3 आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ हुई है बस थोड़ी सी, वो आप ढूंढ लेना यार, कॉन्सेप्ट समझ लो बस, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या कैलकुलेशन मिस्टेक है। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही है कि आप पहले ये लाइन, अब मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये एक्स आ गया, ये क्या आ गए, जनरल पॉइंट्स ऑन L1, जनरल पॉइंट ऑन L2, इन दोनों को बराबर रख दो, इन दोनों को बराबर रख के दो इक्वेशन आ जाएंगी, इनको सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई। अगर लैम्डा और म्यू तीसरे को सेटिस्फाई करेंगे तो वो लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। ठीक है जी। अब आपको पॉइंट भी निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, पॉइंट। तो पॉइंट निकालना बड़ा आसान है, वो कुछ नहीं है। पॉइंट निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस म्यू की वैल्यू को आपने इधर भी डालना है, आपने इधर भी डालना है, आपने इधर भी डालना है, तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए। सही है जी। म्यू की वैल्यू जो आप निकाली है वो यहां पर डाल दो, पॉइंट आ जाएगा। चाहे लेमडा की सॉरी गलती हो गई, म्यू की नहीं, यहां पर तो किसकी डालोगे, जैसे म्यू की वैल्यू इधर डाल दो या लेमडा की वैल्यू इधर डाल दो, एक ही बात है। म्यू की वैल्यू नीचे, लेमडा की वैल्यू पर, कहीं पर भी डाल दो, दोनों में डालोगे सेम ही आंसर आएगा। यहां मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन में है लोचा, या हमने कहीं कैलकुलेशन में एरर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर आप इसको तसल्ली बख्श कर लें और कमेंट में टाइम स्टैम्प डाल के जो भी मेरी गलती है वो आप बता दें, या आपने अगर कोई सही क्वेश्चन ढूंढ लिया तो वो बता दें। लेकिन क्वेश्चन का आने जानी चीज है, वो आप प्रैक्टिस के लिए ढूंढ लोगे, इंटरनेट पे ढूंढ लो, शिवदास में ढूंढ लो, 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वरना ये भी एक क्वेश्चन है, ये कर लेना, प्रूव दैट लाइंस क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट, फिर उसी तरीके से कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। मैं एक बारी और आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा क्लमजी है। पहली लाइन को लेमडा के बराबर रखा, जनरल पॉइंट्स आ गए। दूसरी लाइन को म्यू के बराबर रखा, जनरल पॉइंट्स आ गए। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो जनरल पॉइंट सेम होंगे, तो ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, दो इक्वेशन आ गई। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करोगे, मैं ना यही समझ गया था, इतनी अजीब वैल्यू आती नहीं है, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो आपकी म्यू और लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। अब म्यू और लेमडा की वैल्यू आते ही अगर मैं जेड में पुट करूं दोनों को तो सेम आने चाहिए। सेम आ गए तो वो इंटरसेक्ट कर रही है, सेम नहीं आए तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो यहां पे कुछ लोचा हुआ है हमसे। और अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने वो तो और आसान है, लेमडा की वैल्यू बस कहां पुट कर दो, इधर, या म्यू की वैल्यू कहां पुट कर दो, इधर, पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है जी, हर्ट दे देंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है भाई साहब, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है, ऐसे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन जो कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है ना। तो मतलब कहानी यहां पर क्या है, आपको फुट ऑफ, एक क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकलता है, उनके बीच की दूरी कैसे निकालोगे। चलो एक चीज और ऐड कर देता हूं, ऑल्सो फाइंड इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स इमेज। लो ये भी बता दिया, इमेज कम पूछी जाती है लेकिन हाई लेवल क्वेश्चन भी मैंने आपको यहां पर बना दिया। तो सबसे पहले तो आपको यहां दे रखा है 2 3 -8, इसका परपेंडिकुलर ये रहा, ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये ए हो गया। ये इक्वेशन दे रखी है, इसको ठीक करके लिख रहा हूं बेटा मैं, x -4 बाय -2, y -0/6, z -1 बाय -3। ठीक है बेटा, ये आ गया, डन। अब देखो करना कैसे है। फिर भाई परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो वाला गेम हम खेलेंगे यहां पर। अब ध्यान समझना, मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये है ABC। आपको यही तो निकालना है ना, ABC, आपको यही तो निकालना है ना, ABC। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये अगर L1 है और ये अगर L2 है, तो सबसे पहले बात करो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 के, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 के, बोलो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 क्या है, L1 के डायरेक्शन रेशियो तो यही रहे, -2 है, 6 है और -3 है, ठीक है ना। ये आ गए हमारे डायरेक्शन रेशियो। ओके, आपको ये ABC निकालना है। तो एडवाइस ये है कि आप यहां पर कुछ अभी ABC लेट मत करो, आप जनरल पॉइंट्स ऑन L1 निकाल लो। क्या निकाल लो, जनरल पॉइंट्स ऑफ ऑन L1। नाउ जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है उसका साबुत वर्जन ले लो, और जो काम अभी आपने किया था इस बार थोड़ा स्लो करेंगे ऐसे। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 लेमडा +4,
y की वैल्यू आ जाएगी 6 लेमडा और z की वैल्यू आ जाएगी -3 लेमडा प्लस 1। ये आ गए जनरल पॉइंट्स ऑन L2 या L1। सेम ही होंगे ना, L1 और L2 के जनरल पॉइंट तो सेम ही होंगे, है ना। क्या आ गए, -2 लेमडा प्लस 4, 6 लेमडा -3 लेमडा प्लस 1। कॉन्सेप्ट क्या है, दो लाइन परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 0। किसकी डॉट प्रोडक्ट, दोनों के डायरेक्शन रेशियो की। पहले का डायरेक्शन रेशियो आप निकाल चुके हो, पहले का डायरेक्शन रेशियोज आप निकाल चुके हो। इस वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालोगे, आओ देखते हैं। अब हम निकाल रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2। कैसे आएगा बेटा, ये रहा हमारा और ये रहा पॉइंट A2 माइनस A1, B2 माइनस B1 और C2 माइनस C1। तो देखो क्या आया, -2 लेमडा प्लस 4, साथ में आ गया -2, ढंग से समझो। फिर यह आ गया 6 लेमडा -3, ये आ गया -3 लेमडा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 8। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये आया -2 लेमडा प्लस 2, 6 लेमडा -3 -3 लेमडा प्लस 9। ढंग से समझो, ये आ गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं, A2 माइनस A1, B2 माइनस B1 और C2 माइनस C1। सही है बेटा, दोबारा देख लो। -2 लेमडा प्लस 4 -2, ये आ गया 6 लेमडा -3 -2 लेमडा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 8। बस अब L1 जो है वो परपेंडिकुलर थी L2 के, तो दोनों के dr की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। आओ जी, -2 इंटू -2 लेमडा प्लस 2 प्लस A1 A2, फिर आया 6 लेमडा -3 प्लस, फिर ये आया -3 लेमडा प्लस 9। किसके बराबर होगा बेटा, 0 के बराबर होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0। ठीक है नहीं, पहला स्टेप। इस लाइन के dr डायरेक्ट हो गए, नीचे हो गए। इस लाइन और इस लाइन, अब इस लाइन के dr निकालने के लिए क्या करूंगा, पहले इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट निकाल लूंगा। ये आ गया जनरल पॉइंट, ये रहा, मान लो नाम है A, अच्छा A दे रखा है B, तो ये आ गया जी B पॉइंट आ गया, यही है B पॉइंट। कैसे आया, इसको लेमडा के बराबर रख के XYZ। अब BA लाइन का मुझे dr निकालने, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ये किया। अब इसके और इसकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। सॉल्व करेंगे जी, 4 लेमडा -4, 36 लेमडा -18 और ये आया 9 लेमडा -27 इक्वल्स टू 0। तो 4 और 3 7, 7 और 9, 4 और 3 7, 7 और 9 16, और ये आ गया बेटा हमारा -27 -18 -45 हो गया, और ये आ गया -45 -49। चेक करो, ऐसा ही आ रहा है बेटा, ये 9 3, हाँ तो हो तो गया ना, 9 3 12, 12 और 4 16, और ये आ गया हमारा 22, हाँ तो 49। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी, 49/16। ठीक है जी, लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 49/16। मैं चेक कर लेता हूं किताब में यही है कि नहीं है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। -2 लेमडा 6 लेमडा -3, हाँ सही है। कुछ 1 आ रही है इनकी, कुछ फिर दोबारा गड़बड़ कर दी क्या, अरे भाई 36 लेमडा लिखना था भाई साहब, क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या लिखना था, 36 लेमडा। फिर देखो क्या हो रहा भाई, मेरे को बुढ़ापा आ गया, #बुढ़ापा। ओए होए होए होए, क्या हो रहा है भाई। ये कोई जादू शक्ति है जो मुझसे गलत गलत करवा रही है। अब आ जाओ जी, कितना आया, हाँ अब ये आया 49 लेमडा -49। लोचा लग ही रहा था, जनरली ना ऐसी वैल्यूज ऐसी आती हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 आती है।
तो सॉल्यूशन दिया हुआ था तो मैंने देख लिया, लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है 1। कॉन्सेप्ट समझ लिया आप लोगों ने। अब लेमडा की वैल्यू 1 आ रही है। अब लेमडा की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो मेरा आ जाएगा बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये बी पॉइंट आ जाएगा यहां पे पुट करते ही, जनरल पॉइंट पे पुट करते ही। ठीक है जी, आओ पुट करेंगे। क्या आया, -2 लेमडा प्लस 4 है, 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 2, यहां पर 1 पुट करूंगा तो आ जाएगा 6, और यहां पर 1 पुट करूंगा तो आ जाएगा -2। तो ये आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है जी। अब कह रहे हैं जी इनकी दूरी निकाल लो। अब मेरे पास ए पॉइंट है, अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं, डिस्टेंस। ए पॉइंट क्वेश्चन में गिवन था, अब तो राजा हो कुछ भी निकाल लोगे। और बी पॉइंट क्या होगा, बी पॉइंट क्या हो गया 2 6 -2, ये हो गया बेटा। अब इनके बीच की क्या दूरी नहीं निकाल सकते भाई साहब, ये नहीं निकाल सकते तो क्या फायदा, ये आ गया ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो भाई साहब, 6 - 3 का होल स्क्वायर -2 + 8 का होल स्क्वायर, ये आ गया भैया हमारा 0, ये आ गया 9, और ये आ गया हमारा 36। सॉल्व कर लोगे अब, ये आ गया √45 यूनिट्स, ये आ गया भैया दूरी। और सिंप्लीफाई कर लेना। फिर आपको निकालनी है इमेज। मान लो इमेज भी निकालने को बोला है, इमेज निकालने को बोला है, तो आपका ये पॉइंट आ चुका है 2 3 - 8। आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ चुका है, ये वाला पॉइंट 2 6 -2। आपको उसकी इमेज वाला पॉइंट निकालना है, ए पता है, बी पता है, सी निकालना है। तो जो बी होगा वो ए और सी का क्या होगा, मिड पॉइंट। बी इज मिड पॉइंट ऑन ए सी। तो बी क्या है 2 6 -2। लेट से ये पॉइंट हमने ले लिया ए बी सी, तो ये क्या आ गया a + 2 अपॉन में 2, b + 3 अपॉन में 2, c - 8 अपॉन में 2। कंपेयर कर लो, a + 2 अपॉन में 2 = 2, तो a की वैल्यू 2। फिर 6 = b + 3 अपॉन में 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 9, और -2 = c - 8/2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई भैया 4। तो हमारा इसका पॉइंट क्या आ गया 2 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया। बात की बात है। देखो मैं आपको अब तो समझ में आ गया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर आता है, आप सब कुछ कर सकते हो, दूरी भी निकाल सकते हो और इमेज भी निकाल सकते हो। सबसे ज्यादा पूछा जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बाकी सब एडिशनल है। मैं दोबारा एक बार इसको समझा देता हूं क्योंकि हमारे बीच में छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, और पीछे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर भी कुछ ना कुछ लोचा हुआ ही होगा हमसे। ठीक है ना, वो आप ढूंढ लेना प्यारे बच्चों। यहां पर अब ढूंढो, यहां पर अब ढूंढो क्या है, ढूंढो नहीं मतलब देखो, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ये वाला पॉइंट। क्या करना है, पहले इसके डायरेक्शन रेशियोज लिख दिए, समझ गए। फिर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट निकालना है, तो इसको लेमडा के बराबर रखा और जनरल पॉइंट आ गए, यानी बी पॉइंट के जनरल फॉर्म आ गई। अब बी और ए इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे आएंगे, a2 - a1, b2 - b1, c2 - c1, ये हमने यहां किया। इसके बाद डायरेक्शन रेशियो का वैल्यू 2 आ गए, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 0। सॉल्व करके क्या आया लेमडा, लेमडा की वैल्यू यहां बी में पुट कर लो तो आ जाएगा बी पॉइंट। क्लियर है जी। इसके 2-4 क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करना, जरूर मतलब जरूर। डिस्टेंस निकालने के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इमेज निकालने के लिए आप मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल। सही है, ठीक है जी। अब बीच में वो एक थोड़ी मिस्टेक होगी, उसको आप ढूंढ लेना। अगर लाइन इंटरसेक्ट प्रूफ करनी है तो ये भी तरीका है, वरना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी एक तरीका है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो काम बहुत बड़ा हो जाएगा, पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फिर ये वाला काम तो करना ही पड़ेगा, तो डायरेक्ट इससे ही कर लेते हैं ना। क्लियर होगी बात। ये 2 टॉपिक आप बिल्कुल मिस करके नहीं जाएंगे एनसीईआरटी से, बाकी सब आनी जानी चीजें हैं, बाकी सब हमारी एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। लेकिन उसके जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़े से वाइल्ड हो सकते हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना। चलो जी, ये वाला चैप्टर आज हमारा फाइनली फिनिश हुआ। थैंक्स फॉर वेटिंग फॉर दिस चैप्टर। कैसा लगा आपको ये चैप्टर, जरूर फीडबैक जरूर देना, क्योंकि आपकी फीडबैक से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है और उसको हम ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। और अगर लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा हेल्पफुल लगा हो, प्यारा सा कमेंट छोड़ना, दोस्तों के साथ शेयर करना, इवेंट को लाइक करना। और अगला चैप्टर जो मैं कराऊंगा ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद आएगा एलपीपी और फिर आएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। और वो भी मैं कोशिश करूंगा कि 10 दिसंबर से पहले ये दोनों चीज़ें हमारी पूरी हो जाए। मुझे पता है सिलेबस मेरा 10 दिन थोड़ा सा लेट चल रहा है, मैंने नवंबर एंड तक प्रॉमिस किया था, लेकिन 10 दिन थोड़ा सिलेबस हमारा
उस क्रैश कोर्स की वजह से लेट हो गया, ठीक है ना। तो बाकी मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। और वो जो मैंने आपसे पूछा था कि आपके प्री बोर्ड का क्या शेड्यूल है, उसको जरूर बताना, क्योंकि मुझे लाइव इवेंट रखने हैं। और एक लाइव इवेंट, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो आपको बता देता हूँ, जैसे आपने देख लिया होगा लाइव इवेंट लग चुका है, जहाँ पर आशु सर और मेरी एक छोटी सी वॉर होगी, जहाँ पे वॉर का मतलब चलो ठीक है, वो एक ड्रामा है, ठीक है, खलारा पापा आया हुआ है, तो उसके अंदर क्या है, PYQs आएंगे आपके सामने। तो PYQ की एक सीरीज शुरू कर दी विद अलग टच, जहाँ पे हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, लेकिन जो PYQ है वो आपके सामने आता रहेगा, उसके सॉल्यूशंस भी देंगे। वॉर एक फन के साथ हो जाती है तो बच्चा का थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ जाता है, और कुछ नहीं है। लेकिन 12th का बच्चा है, थोड़ा सिंसियर होना चाहिए, मजेदार भी होना चाहिए, फन भी होना चाहिए, तभी उस चैनल का नाम क्या है, साइंस एंड फन। तो फन भी होगा, पढ़ाई भी होगी, फायदा ही फायदा होगा। तो जरूर अटेंड करना संडे रात्रि 8 बजे, ठीक है ना। और मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।